नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आरक्षण को लेके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में समझेंगे कि आरक्षण पे ये विवाद क्या है, चर्चा में ये क्यों है, आखिर जो जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए सवर्ण समाज एकत्रित हुआ है उसकी क्या मांग है, उनके आरक्षण के पीछे क्या तर्क हैं और इनकी जो मांग है वो कितनी जायज है। आज हम लोग इसको समझेंगे कि आरक्षण पे हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई और किस तरीके से ये आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे को हम लोग देखेंगे। चूंकि चर्चा में क्यों है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सवर्ण समाज द्वारा अचानक दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है जिसे आरक्षण हटाओ जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से जो है मीडिया कवरेज मिलता है। इसमें जो इनकी प्रमुख मांगे हैं पहले इसको समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या मांग रखी है। तो इनकी पहली जो मांग है वो ये है कि आरक्षण वाला जो मुद्दा है, आरक्षण का जो आधार होना चाहिए, पहला जो इनका मांग है वो ये है कि आरक्षण का जो आधार होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए, जाति पे आधारित नहीं होना चाहिए। इनका जो तर्क है वो ये है कि देश में अगर कोई गरीब या वंचित व्यक्ति है तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सरकार को उसे आरक्षण देना चाहिए और उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, जो जातिगत भेदभाव है वो कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गरीब या वंचित लोग केवल एससी एसटी में ही हैं। इनका तर्क है कि जनरल में भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। इनका जो दूसरा मांग है वो ये है कि जो आरक्षण है इसकी जो नीतियां बनाई गई हैं, आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। इसके पीछे इन्होंने जो तर्क दिए हैं उसको समझ लेते हैं। आरक्षण नीति की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि जो इंदिरा साहनीवाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया था, लेकिन विभिन्न राज्यों में जैसे तमिलनाडु में 50% के कैप को पार करते हुए 69% रिजर्वेशन दिया गया है, महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन दिया गया है, तेलंगाना में 64% रिजर्वेशन दिया गया है। तो विभिन्न राज्यों में जो रिजर्वेशन का कोटा है ये 50% को पार कर गया है। तो इसलिए नीति की समीक्षा आवश्यक हो गई है। इसके अलावा इनका जो दूसरा तर्क है वो ये है समीक्षा को लेके कि जो आरक्षण दिया जाता है उसमें इनका कहना है कि नीति की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है कि जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि एससी एसटी हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, उसमें खास करके ओबीसी में चूंकि क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है और एससी एसटी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं लागू है। तो ये जो सवर्ण समाज द्वारा मांग की जा रही है इसमें की जा रही है कि जो ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत है ये भी लागू किया जाना चाहिए एससी एसटी में भी, क्योंकि एससी एसटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो कि आरक्षण का लाभ पिछले 80 सालों से ले रहे हैं और इस आरक्षण का लाभ लेके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी ऊपर उठ गई है और बार बार वही जो है आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनके बच्चे उठा रहे हैं। इसलिए जो उसी वर्ग के निचले तबके के लोग हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में सरकार को इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद जो है जितने लोग ऐसे हों जो क्रीमी लेयर में हो उनको बाहर किया जाए, ताकि जो आरक्षण है वो वास्तविक जो मूल गरीब और वंचित लोग हैं उन तक पहुंचे और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनका सपना पूरा हो। तो यहां पे इनके मांगों को हमने देखा। इनकी एक मांग और है कि जो ये आरक्षण है ये दिया जाना चाहिए, ये नौकरी में भी दिया जाना चाहिए और यहां तक कि शिक्षण संस्थाओं में भी दिया जाना चाहिए। लेकिन नौकरी का मामला हो चाहे शिक्षण संस्था का मामला हो, इनकी मांग है
कि एक मिनिमम कट ऑफ निर्धारित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स हैं तो कम से कम ये क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए कि 50 नंबर अगर जो पाएगा वो चाहे रिजर्वेशन का हो तो उसको फिर कट ऑफ में लिया जाएगा। अगर 50 से कम लाता है, इसको इन्होंने तर्क दिया कि आप ऐसे समझिए कि जैसे नीट का एग्जाम होता है, उसमें कोई जनरल का बच्चा है वो 600 720 में 680 90 नंबर पाके और दाखिला पाता है, वहीं SC ST का कोई बच्चा है वो 200 नंबर पाके दाखिला पा जाता है। तो इनका जो तर्क है वो ये है कि क्या दोनों जब डॉक्टर बनेंगे तो दोनों की नॉलेज इक्वल होगी? आप क्या 200 नंबर वाले से इलाज करवाओगे? तो यहां पे इन लोगों की जो मांग है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर संविधान आरक्षण पे क्या कहता है। तो हमारे यहां जो रिजर्वेशन है ये हमारे आर्टिकल 15 में दिया गया है। 15(3) कहता है कि राज्य जो है ये महिलाओं बच्चों के लिए जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अतः हमारे यहाँ जो संविधान की स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में ही कुछ वर्गों को आरक्षण दे दिया गया था। उसमें आप याद रखिएगा कि जो संविधान के स्टार्टिंग से हमारे यहाँ आरक्षण थी वो 3 प्रकार की आरक्षण है। राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। संस्थानों में आरक्षण। तो यहां पे ये 3 तरीके के आरक्षण जो SC ST समुदाय है, SC को 15% और ST को जो है ये 7.5% हमारे संविधान के लागू होने के साथ दिया गया था। राजनीतिक आरक्षण पे जो प्रावधान था इसमें यह था कि जो SC ST समुदाय के लोग हैं इनको 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण अर्थात लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं इसमें रिजर्व की जाएंगी और यह प्रावधान केवल 10 साल के लिए था। लेकिन हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति और जाति पात की राजनीति के कारण ये जो 10-10 साल का समीक्षा वाला टाइम पीरियड था इसको बढ़ाया जाता गया है और ये राजनीतिक आरक्षण अभी वर्तमान में हालत ये है कि 2030 तक बना रहेगा। यानी कि सीधे से समझिए कि ऐसे लोग जो सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने के योग्य हों, उनके पास पैसे की कमी है या उनके आर्थिक या सामाजिक स्टेटस की कमी है, उनको क्यों आरक्षण दिया जाए? राजनीतिक आरक्षण पे मैं आपको बताऊं, ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा चिराग पासवान, चंद्रशेखर रावण, संजय निषाद ऐसे नेता हैं, इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आप बताइए कि ऐसे लोग जो कि एक सांसद हैं और विधायक हैं और उनको भी आरक्षण की जरूरत है। तो यहां पे समझने की जरूरत है राजनीतिक आरक्षण जो है ये बंद होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि संसद में अगर आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं, आप विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के योग्य हैं, तो फिर आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? अब असली मुद्दे पे आते हैं कि जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण है और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, ये मैं समर्थक हूं इसका, ये आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे SC ST समुदाय के लोग हैं ये काफी पीछे रह गए थे, ये मुख्य धारा से काफी कटे हुए थे। अतः संविधान में उसी को देखते हुए इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जो है आरक्षण प्रावधान किया गया। तो ऐसे में ये आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन यहां भी होता यह है कि जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है वो SC ST में भी लागू किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से OBC में लागू किया गया है। और क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है ये पारदर्शी तरीके से लागू होना चाहिए,
क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया एकदम फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई घांच पांच सरकार न करे, उसमें फिक्स कर दे कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, अगर 12 लाख या 15 लाख के ऊपर एनुअल इनकम है किसी परिवार की तो उसे क्रीमी लेयर माना जाएगा और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सरकार करती है तो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, जो नीचे के तबके के लोग हैं, चूंकि एससी एसटी समुदाय के जो लोग 80 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और जो काफी आगे निकल चुके हैं, उनके पास पैसा है, वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा की अच्छी सुविधा दे रहे हैं और बार बार उन्हीं के बच्चे जो है सेवाओं में और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, जबकि जो निचले तबके के लोग हैं वो आज भी वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, जबकि संविधान को लागू हुए 80 साल हो गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, जो ऊपर से पूरी मलाई खा रहे हैं, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक जो निचले तबके के लोग हैं उन तक कैसे आरक्षण का लाभ पहुंचेगा। इसलिए सरकार को वोट बैंक की राजनीति, जाति पात की राजनीति से आगे बढ़कर एक तरीके से खुले मन से, चूंकि आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आखिर ये आरक्षण हम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि आरक्षण सही है और आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं। ऐसे लोग जो काफी ऊपर उठ चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन्हें क्रीमी लेयर मान के उन्हें बाहर करना चाहिए, तब जाके नीचे के तबके जो हैं उनका विकास हो पाएगा। तो सरकार को आरक्षण की नीति का समीक्षा करना चाहिए और यह संवेदनशील मुद्दा है और इससे देश का सौहार्द बिगड़ता है। तो इस सौहार्द को बनाने के लिए, देश में सुकून शांति बनाने के लिए आरक्षण की जो पॉलिसी है इसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण की भी कोई एक समय सीमा होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार तय किया जाए कि आरक्षण में किसको आरक्षण मिलेगा, कब तक मिलेगा। भाई क्रीमी लेयर का सिद्धांत आप लागू करोगे तभी तो ऊपर से, जब आप मान लीजिए कि किसी को 15% आरक्षण दिया गया है, अब उसमें से अगर 2% लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं तो 2% को निकाल लेंगे तो 13% जो बचा है वो आरक्षण दिया जाएगा। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि ये सवर्णों का जो आंदोलन है ये एससी एसटी समुदाय के खिलाफ कतई नहीं है, बल्कि उनके समुदाय में ऐसे लोग जो बार बार ऊपर की मलाई खा रहे हैं और उनको वोट बैंक और जाति पाति के राजनीति में उलझा कर रखे हुए हैं, उनको जागरूक होना चाहिए, उनको स्वयं क्रीमी लेयर के सिद्धांत की मांग करनी चाहिए। नहीं तो उनके अधिकार ऊपर से लोग, उन्हीं के लोग खाते रहेंगे और वे जैसी स्थिति में कल थे आज हैं और परसों भी वैसे ही बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हमें लग रहा है कि आरक्षण का जो ये मुद्दा है, ये चूंकि सरकार भी कह चुकी है कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा, मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि आरक्षण कतई समाप्त नहीं किया जाए, लेकिन पारदर्शी तरीके से क्रीमी लेयर का सिद्धांत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी में भी लागू किया जाए और क्रीमी लेयर के सिद्धांत में पारदर्शिता बरती जाए। तो आरक्षण लागू रहना चाहिए, लेकिन क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी में, एससी में, एसटी में लागू किया जाए और इसमें पारदर्शिता रखी जाए और एक रूपता रखी जाए, एक नियम बनाया जाए कि किस क्राइटेरिया के बाहर किसको किया जाएगा और किस क्राइटेरिया के अंदर क्रीमी लेयर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।